नमस्कार दोस्तों, आज है 30 नवंबर 2020 और आप हमारा चैनल देवास लाइव देख रहे हैं। आज की इस खास बातचीत में हम बात करेंगे किसान आंदोलन के विषय में। किसान आंदोलन, आंदोलित किसानों द्वारा जो पंजाब के किसान हैं वो लगातार दिल्ली के और आसपास की जो बॉर्डर है वहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं और उठाए भी जा रहे हैं कि क्या यह आंदोलन प्रायोजित है, क्या यह आंदोलन देशद्रोह है, क्या मांगे जायज़ हैं और क्या मांगे नाजायज़ हैं। लगातार सोशल मीडिया एक झूठ का पुलिंदा बनता जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को आगे आकर सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा। हमारा प्रयास ये है कि हम आपके सामने ऐसे तथ्य रखें जिससे आपको सच्चाई का पता चले। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि किसानों के लिए जो बिल लाया गया है उसका मजमून क्या है और उसमें ऐसी चीज़ें क्या है जिसके कारण ये लगातार विरोध हो रहा है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, और इस वीडियो को आप लगातार पूरा देखिए और उसके बाद में कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। किसान जो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं उसका जो पहला बिल है वो है आवश्यक वस्तु का जो कानून है उसमें संशोधन किया गया है 2020 में। और ये संशोधन है कि 1955 में जब आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था उसमें ये चीज़ें डाली गई थी कि कोई भी व्यापारी वस्तुओं का संग्रहण नहीं करेगा, कालाबाजारी नहीं करेगा उनके भाव बढ़ाने के उद्देश्य से। लेकिन जो नया संशोधन कानून है उसमें जो अनाज हैं, दालें हैं, तेल हैं, इसका असीमित संग्रहण व्यापारी कर सकता है। इस कानून में इस तरह के कुछ प्रावधान है जिसका लगातार विरोध हो रहा है और संग्रहण के कारण कालाबाजारी बढ़ेगी और इसके कारण इसमें असीमित छूट व्यापारियों को मिल जाएगी कि वो देश का जो अनाज है, गल्ला है, वो अपने पास संग्रहित कर सकता है, जिसके कारण वो भावों को प्रभावित कर सकता है। अब इस पहले कानून का इसलिए विरोध हो रहा है कि व्यापारी किसानों से सस्ते दर पर माल ले लेगा, क्योंकि किसानों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो माल अपना संग्रहित करके रख सके। सस्ते दामों पर व्यापारी माल खरीदेगा और उसको अपने पास संग्रहित करेगा और जब बाज़ार में बहुत अच्छा भाव आएगा तब जाकर वो बेचेगा। तो इस कानून का इस तरह से विरोध हो रहा है कि सरकार सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही व्यापारियों पर लगाम लगा पाएगी, जिसमें युद्ध शामिल है, जिसमें अकाल शामिल है। अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति होती है तभी आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून लागू होगा, इसके अलावा ये कानून लागू नहीं होगा। इसलिए किसान बिल के इस पहले बिल, कृषि बिल को जो संशोधन हुआ है उस पर किसानों का लगातार विरोध है। और अब आप ये सोचिए कि अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार नहीं लगाती है तो व्यापारी एक तरह से बेलगाम हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ने की संभावना है और किसानों के हाथ से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। वो अपना अनाज रोक नहीं सकता, वो बेच देगा, उसके पास गोदाम नहीं होते हैं और व्यापारियों के पास ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए पहला कानून ये है जिस पर ये विरोध हो रहा है। कृषि कानून में जो दूसरा जो बिल लाया गया, जो पेश किया गया, उसका नाम है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण। लेकिन इस बिल में इसमें जो कुछ मजमून है उसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो कुछ राज्यों में मंडी प्रभावशील है, मंडी खत्म हो जाएंगी और किसान अपना माल कहीं भी बेच सकेगा। लेकिन मंडी खत्म होने से परेशानी ये हो जाएगी कि बाजार पूरा खुला हो जाएगा और व्यापारियों के हाथों में चला जाएगा। ऐसे में एक जो मांग उठ रही है वो है एमएसपी की, यानी जो मिनिमम सेल्स प्राइस जो चाहता है किसान, और वो सिर्फ मंडी के माध्यम से सरकारें अब तक एमएसपी पर अनाज खरीदती रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट व्यापारी है वो एमएसपी का पालन आज भी नहीं करता और कल भी नहीं करने की संभावना है। इसलिए किसान लिखित में ये मांग रहे हैं कि जो नया कानून है उसमें एमएसपी का प्रावधान हो, यानी कि जो व्यापारी उनसे अनाज खरीदता है वो कम से कम मिनिमम जो सेल्स प्राइस जो सरकार द्वारा निर्धारित होगी उससे खरीदा जाए। लेकिन इस बिल में कहीं भी लिखित रूप से ये प्रमाणित नहीं किया गया है कि एमएसपी लगातार लागू रहेगी और मंडियां, जो मंडी समितियां हैं लगातार जो अब तक काम करती आई सालों साल से, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देंगी और ख़त्म हो जाएंगी और ना ही कोई मंडी टैक्स होगा। अब इसको प्रचारित इस तरह से किया जा रहा है कि बाजार खुला होगा और किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मंडी होने से किसानों का जो माल व्यापारी खरीदते थे वो उसका लाइसेंस लेकर खरीदते थे, इसलिए कुछ हद तक उन व्यापारियों पर सरकार की लगाम भी होती थी और एमएसपी पर जो माल सरकार तो लेती थी लेकिन वह व्यापारियों पर भी दबाव बना सकती थी। लेकिन बाजार खुला कर देने के बाद व्यापारी स्वतंत्र होगा और ऐसे में अगर किसी एक इलाके में बहुत सारा उत्पादन किसी एक जीन्स का हो गया, गेहूं का हो गया, आलू का हो गया, प्याज का हो गया, तो फिर वो कौड़ियों के भाव वो व्यापारी खरीदेगा। ऐसे में
सारी लगाम जो है व्यापारी के पास चली जाएगी। और सबसे ज़्यादा विरोध इसी बिल को लेकर के हो रहा है, जिसमें किसान लिखित में एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को उस कानून का हिस्सा बनाया जाए कि एमएसपी मिनिमम देनी होगी। तो ये था कृषि बिल का दूसरा भाग जिस पर लगातार विरोध हो रहा है। कृषि बिल का जो तीसरा हिस्सा है उसको कहा गया है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा का करार, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत सरकार करने जा रही है। और सरकार की मंशा बहुत अच्छी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों के साथ में किसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा और उन्नत खेती हासिल कर सकेगा। लेकिन कुछ लूप होल्स ऐसे हैं जिसका विरोध किसान इसमें कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी ये बात तय है। किसान बेसिकली देखा जाए तो गरीब होता है, उसके पास कानूनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अभी तक जो मंडी सिस्टम था उसमें अगर किसान किसी से करार करता था फसल का तो उसके लिए वो शिकायत के लिए थाने भी जा सकता था, कोर्ट में भी जा सकता था। लेकिन नए कानून के तहत अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो उसमें अब सीधी शिकायत एसडीएम कलेक्टर के द्वारा ही उसको फाइनलाइज किया जाएगा। और ऐसे में किसानों को यह डर सता रहा है कि कंपनियों के पास तो बड़े बड़े वकील होते हैं कानूनी मुद्दे सुलझाने के लिए, लेकिन वो इन कानूनी पेचीदगियों में परेशान हो जाएगा। मान लीजिए कोई विवाद होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, तो वो विवाद वो संभाल नहीं पाएगा, उसका खर्चा वो उठा नहीं पाएगा। इसलिए शंका कुशंका इसमें भी बनी हुई है। लेकिन मूल रूप से जो कृषि बिल लाया गया, सबसे ज़्यादा जो मांग उठ रही है वो है एमएसपी की, यानी कि मिनिमम सेल्स प्राइस किसान मांग रहा है कि इतनी होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों के हाथ में सारी लगाम चली जाएगी तो किसान से औने पौने दाम पर कृषि ली जाएगी और उसमें कृषि की उपज का जो मूल्य है वो किसान को तय सीमा की जो होती है एमएसपी उसमें नहीं मिल पाएगा। और इसी की शंका विशेषज्ञ भी कह रहे हैं और यही चीज़ वो है। हालांकि सरकार की मंशा कहीं से कहीं तक ऐसी नज़र नहीं आती वो किसान के खिलाफ है, लेकिन कुछ लूप होल्स ऐसे छोड़ दिए गए हैं जिसके कारण व्यापारी इसका लाभ उठा सकते हैं और किसान इसी बात की शंका कुशंका कर रहे हैं। अब बात कर ली जाए किसान आंदोलन की। बिल के तीनों हिस्से आपने समझ लिए, जो मुख्य कारण है जिसमें लूप होल्स छोड़े हुए हैं जिसके लिए किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। और अब जो लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और ख़ासतौर पे पंजाब क्षेत्र से जो किसान आए हैं, दिल्ली के आसपास डेरा डाले हुए हैं और लगातार सरकार पर दबाव बनाने का भी प्रयास हो रहा है कि जो बिल में कमियां हैं उसको पूरा किया जाए और ख़ासतौर पर जो एमएसपी का मुद्दा है वो ख़त्म किया जाए। तो अब सोशल मीडिया भी पूरा गर्म हो रहा है इसको लेकर के, और सोशल मीडिया में कुछ घटक ऐसे पैदा हो गए हैं जो इस आंदोलन को पाकिस्तान, खालिस्तान और इससे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और आंदोलन के बीच में भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे घुस गए जिन लोगों ने इस आंदोलन को ख़राब करने का प्रयास किया। अब सरकार ने किसानों से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है शर्तों के साथ में, लेकिन फिलहाल जो पंजाब से आए हुए किसान हैं उन्होंने इसको ठुकरा दिया है। मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार घुटने पर आ करके समझौता करना नहीं चाहेगी और ऐसे में सरकार अपनी कमजोरी मानेगी या हार ना मानेगी। ऐसे में जो किसान हैं उनको सरकार के साथ बातचीत के रास्ते पर आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है और सभी को आगे जाकर के इन लूप होल्स के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल तो पंजाब के किसान ज़्यादा आंदोलित हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब हरित क्रांति हुई थी तब उसके बाद सबसे ज़्यादा समृद्ध किसान जो हुआ था वो पंजाब से हुआ था। और पंजाब की जो किसानी है वो बड़े पैमाने पे की जाती है और बड़े स्तर का वहाँ पे किसान होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा शंका कुशंका भी उसी किसान को है। रही बात उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की, तो वहाँ पर बड़े रकबे के किसान अब बहुत कम बचे हैं। ऐसे में खेती किसानी वहाँ की प्राइमरी अपना उपज लेने का साधन नहीं बचा है। खेती किसानी को वहाँ पर अपनी आय का पहला स्रोत नहीं माना जाता है। इस वजह से वहाँ के किसान अभी तक आंदोलित नहीं है, लेकिन पंजाब के किसान इसलिए आंदोलित हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े रकबे आज भी हैं और बड़े किसान वहाँ पर बड़े लेवल पर खेती करते हैं। तो सरकार के सामने सरकार को घुटने टेकने से मजबूर करने के बजाय अगर कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है तो उस पर बातचीत करना चाहिए। और जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि सरकार की मंशा भी ये है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी को लागू रखा जाएगा। लेकिन जो किसान लिखित में मांग रहे हैं उसको कानून का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो उस कानून का हिस्सा बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें किसानों को अब बातचीत करना चाहिए, ये हमारा ऐसा मानना है। अब दूसरी बात, सोशल मीडिया पर एक ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो भारत में होने वाले किसी भी आंदोलन को सीधे देशद्रोह से जोड़ देती है, सीधे पाकिस्तान से जोड़ देती है और इस आंदोलन को खालिस्तान से भी जोड़ दिया गया। मान लीजिए कोई बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसमें किसी असामाजिक तत्व अंदर घुस गया और उसके बाद वहाँ पर नारेबाजी लगा दी या कुछ भी कर दी, तो क्या सारे किसान देशद्रोही हो गए?
तो सबसे ज़्यादा कमी हमारे सोशल मीडिया में यही हो रही है कि एक ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो अपने बुद्धि बल का प्रयोग नहीं करती है और लगातार जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार के पक्ष में माहौल बनाए रखने के लिए इस तरह के आंदोलनों को खराब करने का प्रयास करते हैं और जो उनकी जायज़ मांगे हैं उनको भी नाजायज़ ठहराने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो मेरा आग्रह उन लोगों से भी है, बुद्धिजीवी लोगों से भी है, कि लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ का बाजार बनाया जाता है इसको न्यूट्रलाइज कीजिए और जो सच्चाई है उसको सामने लाने का प्रयास कीजिए। सभी पत्रकारों का भी ये फर्ज बनता है कि वो सरकार की बात को भी रखें और किसानों की भी बात को रखें। तो ऐसे में अब जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो माहौल बन रहा है किसान वर्सेस बीजेपी। ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि किसान का पूरा एक वर्ग उसके खिलाफ माना जाए या कुछ भी किया जाए। ऐसे में कम से कम जो आईटी सेल के लोग हैं उन्हें थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सभी को आप देशद्रोही और पाकिस्तान खालिस्तान से जोड़ेंगे तो एक बड़ा समुदाय जो है उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं देशद्रोही ना होने का या देशभक्त होने का। तो ये इस तरह की परंपरा बहुत गलत है। ऐसे में अब कम से कम सरकार को और किसानों को बातचीत के टेबल पे आना चाहिए। अगर सरकार की मंशा ईमानदार है, अगर वो एमएसपी लगातार लागू रखना चाहती है तो उसको बिल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और इसके लिए बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहिए। और इधर किसानों को भी सरकार को दबाने की प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको घुटने पर नहीं लाना है। यह हमारी सरकार है, हमारे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, हमने बनाई है, हमारे द्वारा बनी है। भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा जो रास्ते खुलते हैं वो बातचीत के साथ ही खुलते हैं। इसलिए सरकार के साथ बातचीत करके इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ना कि दिल्ली को पूरा घेर करके और वहाँ के लोगों को परेशान करके और सरकार को घुटने में लाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें राजनीति इतनी हावी हो रही है कि अब जो मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं और राजनीति, देशद्रोह और ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित होती जा रही। इसलिए इस मुद्दे को संभालिए, देश के बुद्धिजीवी भी इस मुद्दे को संभालें। अगर किसानों की मांग जायज़ है तो सरकार भी उसको माने और उसके उस बिल के हिस्से के रूप में शामिल करे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारा प्रयास है कि सोशल मीडिया में फैली हुई भ्रांतियों को हम देवास लाइव के इस वीडियो के माध्यम से न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको सच्ची जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल देवास लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप इस फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो हम आगे भी लाने का प्रयास करेंगे ताकि समसामयिक विषयों पर हम आपसे अपनी बातचीत कर सकें। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी राय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।